Bismillahirrahmanirrahim. My name is Safar Ehsan and today we will discuss the very important topic that is called Coulomb's law. आज हम देखेंगे कि कूलम्स ने हमें कैसे बताया था कि चार्जेस किस तरह से आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कूलम्स लॉ की डेफिनेशन, उसका फार्मूला, उसका जो डिपेंडेंस ऑफ के है कि के किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मीडियम डिपेंड करता है, एग्जिस्ट करता भी है या नहीं है। इसके अलावा हम देखेंगे कि एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी, ये सारी चीज़ें हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। द टॉपिक नेम इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बेसिकली हमें बताता है हाउ द चार्जेस इंटरेक्ट्स विद ईच अदर। चार्जेस के बारे में डील करता है कि चार्जेस आपस में कैसे अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। तो सबसे पहले इसको छोटा सा साइड पे इसको लिख लेना है कि इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। कूलम्स लॉ किसके बारे में बात करता है? इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। अब हमें पता है कि सेम चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं और जो अपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो हमें पता है ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर हमारे पास दो नेगेटिव चार्जेस, सेम चार्जेस हैं, हमें पता है एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास अपोजिट चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इनमें जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितनी होगी। क्या अगर हमारे पास है दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। लेकिन कितनी फोर्स से कर रहे हैं? क्या ये रिपेल आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, क्या ये रिपेल काफी स्पीड से कर रहे हैं, ये हमें नहीं पता। तो ये सारी चीजें हमें बताई थी कूलम ने कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन है सेम चार्जेस के दरमियान में, ये किस किस चीज पे डिपेंड करती है। तो आज हम इस पूरे टॉपिक में वही चीज देखेंगे कि ये जो चार्जेस के आपस में अट्रैक्शन है किस तरह से हम स्टडी करते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि फर्स्ट करें हमारे पास दो चार्जेस हैं। एक हमने मान लिया कि कोई भी चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है कोई भी मान लो Q2 है, और दोनों हमारे पास क्या है? पॉजिटिव चार्जेस हैं, मतलब सेम चार्जेस हैं। ठीक है। इसके अलावा हम ये देखिए सेंटर से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस का, Q2 के सेंटर से लेकर और Q1 के सेंटर से लेकर जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है R। अब हम जानते हैं कि दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अब Q1 चार्ज Q2 पे फोर्स लगाएगा कि जाओ मेरे से दूर हट जाओ। अब अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा तो किस तरफ लगाएगा? वो हमारे पास फोर्स कुछ इस तरफ लगाएगा। अब इसी तरह Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा कि जाओ मुझसे दूर हट जाओ। क्यों? क्योंकि दोनों सेम चार्जेस और हमें पता है कि सेम चार्जेस रिपेल करते हैं। तो ये इसमें किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? इस डायरेक्शन में। अब अगर हम इसको नाम देना चाहिए कौन सी फोर्स होगी, तो ये जो फोर्स होगी ये हमारे पास कौन सी होगी? F21। अब जो Q2 चार्ज Q1 पे फोर्स लगाएगा वो कौन सी फोर्स होगी? F12 हमारे पास होगी। अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये F21 क्या है, ये F12 क्या है, हम F12 को F21 क्यों नहीं लिख सकते? ठीक है। तो ये चीज एक चीज याद रखनी है कि अगर मैंने यहां पर लिखा है F21, जिस पे फोर्स लग रही होती है वो हम पहले लिखेंगे। अब कौन से चार्ज की फोर्स आ रही है? चार्ज की फोर्स लग रही है। ठीक है, तो हमने F2 लिख दिया। अब कौन सा चार्ज फोर्स लगा रहा है? भाई Q1 फोर्स लगा रहा है, तो मैंने क्या किया? 1 को बाद में कर दिया। ठीक है, इधर छोटा सा लिख भी देते हैं कि फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। ये किसके लिए हमारे पास है? F21 के लिए। ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है। अब यहां पर इसलिए हमने F12 की लिखा है फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, तो F12 F21 इससे कंफ्यूज नहीं होना। अभी नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है कि ये जो फोर्स लग रही है ये हमारे पास लाइन ज्वाइनिंग का सेंटर ऑफ द टू चार्जेस लगेगी। अब किस तरह से? अब ये चार्ज अब हमारे पास दोनों में कौन सी लाइन है? दोनों में ज्वाइन कर रही है।
इसका ये सेंटर है, इसका ये सेंटर है। अब ये लाइन दोनों को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। अब जब ये चार्ज इस चार्ज पे Q1 चार्ज Q2 चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, ये Q2 चार्ज इसी लाइन के पैरेलल जाएगा इस तरफ। अब ये नहीं होगा कि Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है और Q2 रिपेल होगा और ऊपर की तरफ चला जाए या नीचे की तरफ चला जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, Q1 अगर Q2 पे फोर्स लगा रहा है तो Q2 किस डायरेक्शन में जाएगा, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस, मतलब ऐसे स्ट्रेट जाएगा। अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, ऐसे ऊपर या नीचे जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि द फोर्स एक्ट्स along, यहां पे छोटा सा बस लिख लें, फोर्स एक्ट्स along the line joining the center of the two charges, line joining the center of the two charges, center of the charges है। ठीक है, तो हमें पता ही है ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है कि ये जो इन दोनों में फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही है, इस चीज पे डिपेंड करती है। तो वो हमारे पास है कि कूलम्ब ने हमें बताया था कि जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ठीक है, अगर हम पॉजिटिव दो चार्जेस की बात करें, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Q1 और Q2 के। यानी कि जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस बड़ा होगा उतनी हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। अब फर्ज करें हमारे पास है 1 कूलम्ब के दो चार्जेस है, ये भी 1 कूलम्ब है, ये भी 1 कूलम्ब है। 1 कूलम्ब वैसे बहुत बड़ा चार्ज होता है, हम जस्ट एग्जांपल के लिए, ज्यादातर माइक्रो कूलम्ब में होते हैं, तो जस्ट एग्जांपल के लिए फर्ज करें ये भी 1 कूलम्ब का है, ये भी 1 कूलम्ब है। ठीक है, यहां पे वैसे लिख देते हैं 1 कूलम्ब और ये भी 1 कूलम्ब मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो 1 कूलम्ब हम कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास है, अगर ये दो चार्जेस हैं और ये रिपेल कर रहे हैं तो इसके कितनी फोर्स ये क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इन्हीं चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 कूलम्ब और 3 कूलम्ब कर दिया। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, अब ये दोनों चार्जेस 3 कूलम्ब के हैं, तो ये दोनों चार्जेस के साथ रिपेल कर इस तरह से, यानी कि ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है ये आपस में इनके मैग्नीट्यूड बढ़ाने से क्या होगी, बढ़ेगी। पहले चार्जेस है हल्के से इस तरह हमारे आसान स्लोली एक जो क्या करते हैं, रिपेल कर रहे थे। ठीक है, मैंने मैग्नीट्यूड बढ़ाया 1 कूलम्ब से 3 कूलम्ब कर दिया, तो ये क्या हो गया, एकदम से फास्ट एक दूसरे को रिपेल करना शुरू हो गया। ठीक है, तो वही बात कूलम्ब ने कही कि ये जो हमारे पास है फोर्स ऑफ रिपल्शन है इनके दरमियान, अगर दो सेम चार्जेस हों, वो किस चीज पे डिपेंड करेगी, इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बात हमारे पास क्या की थी कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर पे। अब ये क्या बात होगी, वो कहता है कि जितना हमारे पास चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा, r क्या हमारे पास डिस्टेंस है, जितना चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी फोर्स ऑफ रिपल्शन के दरमियान क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ पे देखिए, वैसे अगर हम रोजमर्रा की लाइफ में देखें तो दो मैग्नेट अगर मैं ले लूं, तो दो मैग्नेट अगर इतने फासले पे पड़े हुए हैं तो हो सकता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, लेकिन अगर मैं इतने फासले पे रख दूं तो उनकी अट्रैक्शन कम हो जाएगी, अगर इतने फासले पे रख दूं तो उनकी अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, हो सकता है खत्म भी हो जाए। यानी कि जितना मैं डिस्टेंस बढ़ाता जा रहा हूं उतनी मैग्नेट के दरमियान अट्रैक्शन क्या हो रही है, कम हो रही है। इसी तरीके से जितना मैं Q1 और Q2 चार्ज के दरमियान डिस्टेंस को ज्यादा करूंगा, इंक्रीज करूंगा, उतनी इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जितना डिस्टेंस मैं दोनों के दरमियान कम करूंगा उतनी फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर। अब नेक्स्ट सवाल में अगर हम दोनों चीजों को मिला दें तो हमारे पास क्या बनता है, F is equal to K Q1 Q2 by R स्क्वायर। अब जाहिर है चाहते हम ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम जब हटाएंगे तो हमें पता है कि इज इक्वल टू का साइन आता है और एक साथ कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, इज इक्वल टू साथ एक कांस्टेंट हमारे पास क्या है, K कांस्टेंट आएगा। अब इस K की जबरदस्त किस्म की बात है। अब यहाँ पर ये जो K है ये हमारे पास है मीडियम डिपेंडेंट है। ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट वो कांस्टेंट होता है कि
जो हमारे पास मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर जो इस k की वैल्यू हमारे पास होती है, इसको कूलम कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको सिंपल कांस्टेंट भी कहते हैं। तो k की जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसको e नहीं पढ़ना, ये एप्सिलॉन है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास एप्सिलॉन, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि ये मैंने क्या बताया कि k डिपेंड्स अपॉन मीडियम, और ये जितनी भी कहानी एप्सिलॉन की परमिटिविटी कांस्टेंट कहते हैं, ये सारे हम इस लेक्चर के एंड पे देखेंगे, ठीक है, कि हमारे पास k किस तरह से मीडियम पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर हम जो चीज देखें, यहाँ पर जो k की वैल्यू होती है इस फार्मूला में वो क्या होती है, k = 9 × 10 to raise power 9 यूनिट कौन सी आएगी साथ में, यूनिट हमारे पास क्या होगी, अगर पावर को मैं इस तरफ लेके जाऊं, Q1 Q2 को नीचे लेके आऊं, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, R की डिस्टेंस यूनिट हमारे पास मीटर स्क्वायर, और Q चार्ज यूनिट कूलम होती है। तो यहां से हमारे पास बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जो k की वैल्यू होगी वो क्या होगी 9 × 10 to raise power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो k है हमारे पास, ज़ाहिर ये मीडियम डिपेंडेंट है, तो ये हमारे पास अगर ये दोनों चार्जेस अगर वाटर में पड़े हुए हैं तो k की वैल्यू और होगी, दोनों चार्जेस फायर में रखे हुए हैं तो k की वैल्यू और होगी, ठीक है। तो वो हम लास्ट में देखेंगे कि ये k की वैल्यू किस तरह से चेंज करती है, ये सारे स्टेप्स वाले पे डिपेंड करता है, वो हम लास्ट में लेक्चर में देखेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज आती है इसी कंसेप्ट में कि ये जो हमारे पास दो चार्जेस हैं, ये हमारे पास क्या होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए। अब पॉइंट चार्ज से क्या मतलब है, जो दो हमने चार्जेस लेने हैं ये हमारे पास क्या होने चाहिए, छोटे छोटे चार्जेस होने चाहिए, ठीक है। बड़े बड़े चार्जेस नहीं, छोटे छोटे चार्जेस पे कूलम का क्या होता है अप्लाई होता है। अब पॉइंट चार्ज की ये भी होता है कि अगर हमारे पास एक स्फीयर है बॉल का, ठीक है, उसमें मैंने क्या लिया, पूरे बॉल पे एक पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, फैला दिया, ठीक है। दो बॉल है, उसमें मैंने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अगर छोटे छोटे बॉल है 1 मिलीमीटर के, तो मैं कहूँगा ठीक है जी पॉइंट चार्ज है। लेकिन अगर वही बॉल बड़े बड़े हो जाए तो क्या मैं उनको पॉइंट चार्ज कह सकता हूँ, तो आंसर है यस, मैं पॉइंट चार्ज उनको कह सकता हूँ। किस तरह से कह सकता हूँ वो चीज देखनी है। अगर तो मेरे पास दो बॉल है और वो काफी डिस्टेंस पर एक दूसरे से पड़े हुए हैं, अगर ये हमारे पास बॉल है एक और दूसरा बॉल फर्स्ट करें वो दीवार से भी कहीं दूर जाके पड़ा हुआ है, तो वो चार्ज इस चार्ज के लिए क्या होगा, ऐसा पॉइंट चार्ज काम करेगा, और उस चार्ज के लिए ये चार्ज क्या होगा, पॉइंट चार्ज होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस ज्यादा करने से ये दोनों क्या बनेंगे, ये भी पॉइंट चार्जेस बनेंगे अगर बड़े बड़े मैग्नीट्यूड के चार्जेस हो, ठीक है। इसके आप एग्जांपल इस तरह भी ले सकते हैं कि अगर किसी भी घर के बाहर बल्ब वगैरह ऑन हो, ठीक है, या ट्यूब लाइट वगैरह ऑन हो, हम करीब से देखेंगे तो ट्यूब लाइट हमें क्या नजर आएगी, बड़ी नजर आएगी। लेकिन अगर हम उसी ट्यूब लाइट को दूर से जाके देखें तो हमें क्या नजर आएगी, एक पॉइंट की तरह नजर आएगी, ठीक है। तो इसी तरह से अगर ये दोनों चार्जेस करीब पड़े हुए हैं, ये पॉइंट चार्जेस हैं, बड़े बड़े चार्जेस हैं, छोटे छोटे बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर इनको दूर आ जाए तो फिर पॉइंट चार्ज फिर कूलम लाइन पे अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों Q1 और Q2 चार्जेस कौन से होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अब हम देखेंगे कूलम्स लॉ की वेक्टोरियल फॉर्म, ठीक है, कि वेक्टर के हमारे पास ये जो फोर्स है, ये जो इसका मैग्नीट्यूड है ना, फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो कूलम्स लॉ की वेक्टोरियल फॉर्म क्या है अभी हम वो देखेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या है कि वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, क्योंकि हमारे पास फोर्स हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वही वजह से कि हमारे पास क्या है, Q1 है, कोई भी चार्ज है, और हमारे पास सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है Q2 से हमारे पास R है, ठीक है। अब ये जो Q1 फोर्स है Q2 पे किस तरह फोर्स लगाएगा, इस तरह फोर्स लगाएगा, कौन सी फोर्स होगी, F2 1 का हमने इसको नाम
लगाएंगे Q1 पे, वो कहाँ पे फोर्स होगी, वो हमारे पास F1 2 होगी। अब नेक्स्ट चीज आती है, हमारे पास एक फार्मूला था, वो क्या था, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्केयर। ये तो वो चीजें होगी जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास फोर्स का हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है हमारे पास, और हम क्या देख रहे हैं, उसकी वेक्टोरियल फॉर्म देख रहे हैं। और हमें पता है कि वेक्टर में दो चीजें होती है, एक तो किसी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है, एक उसकी डायरेक्शन होती है। और हम डायरेक्शन को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी हम साथ में यूनिट वेक्टर ले रहे हैं। फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर में फिजिक्स के आप पढ़ के आ चुके हैं कि डायरेक्शन किसी भी चीज की शो करने के लिए हम यूनिट वेक्टर लेते हैं। यानी कि मैग्नीट्यूड हमारे पास है, यूनिट वेक्टर भी है, तो हमें किसी तरीके से यहाँ पर यूनिट वेक्टर लाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा तो Q2 किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, मतलब इसका डिस्टेंस किस तरफ कवर होगा, इस तरफ होगा। तो मैं एक डिस्टेंस के लिए लिख लेता हूँ कि यहाँ पर डिस्टेंस किस तरफ इसका कवर होगा, R2 1 मेरे राइट साइड पे। ठीक है, और जो Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा उसका हमारे पास डिस्टेंस किस तरफ कवर होगा, इस तरफ R1 2। ठीक है, उसका भी डिस्टेंस किस तरफ कवर होगा, हमारे मेरे लेफ्ट साइड पे होगा। अब यहां पर हम क्या कहते हैं कि फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है, ये जो हमारे पास डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में कवर हो रहा है। तो हम यहां पर यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो करने के लिए, डायरेक्शन हमारे पास इस तरफ है, R21 की भी डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, Q2 भी इसी तरफ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, R1 का हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर ले लेंगे। यानी यहां पर जो डायरेक्शन को शो करेगा वो कौन सा होगा, R21 होगा, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर डाल देंगे। ये यूनिट वेक्टर क्या है, R1 Q2 की डायरेक्शन शो कर रहा है, जो कि राइट साइड पर है। और यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर है वो R12 की फॉर्म में होगा, जो कि क्या होगा, R12 यूनिट वेक्टर। अब ये R12 क्या है, ये डायरेक्शन शो कर रहा है Q1 की किस तरफ, मेरे लेफ्ट साइड पे। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी तरफ इक्वेशन निकालना चाहूँ, इस पे जो फोर्स लगी है तो वो क्या हमारे पास होगी, F21 ऊपर वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्केयर। तो मैग्नीट्यूड हो गया, हमने क्या कहा था, वेक्टर के मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों जरूरी होते हैं। तो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर में क्या है, यहाँ पर यूज करूंगा R21 ऊपर कैप। अब ये हमारे पास क्या होगी, वेक्टोरियल फॉर्म बन गई कूलम्ब्स लॉ की। अगर इस चार्ज को मैं फोर्स देखूं तो F1 2 होगी, और यहाँ पर K Q1 Q2 बाई R स्केयर। और जो हमारे पास है इसकी डायरेक्शन को हमारे पास कौन शो करेगा, R12 ऊपर कैप के साथ। ये हमारे पास डायरेक्शन है Q2 की इस तरफ जा रही है, और डायरेक्शन है Q1 की जो इस तरफ हमारे पास जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, विक्टोरियल फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इसमें एक और चीज लास्ट पे, विक्टोरियल फॉर्म में एक और चीज लास्ट में आती है, ये जो हमारे पास F12 है, F12 इज इक्वल टू माइनस F21 है। अभी नेगेटिव कहां से आएगा, नेगेटिव जस्ट डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब क्योंकि Q2 चार्ज है वो इस तरफ मूव कर रहा है, Q1 चार्ज वो इस तरफ मूव कर रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, आपस में अपोजिट है। तो हम क्या करेंगे, F12 इज इक्वल टू माइनस F21 लिखेंगे। नेगेटिव डायरेक्शन क्या है, इन दोनों ये जो फोर्सेस लग रही हैं F12 और F21, ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो नेगेटिव जस्ट डायरेक्शन को शो कर रहा है कि अपोजिट है। अभी नेक्स्ट हम कहानी देखते हैं कि मीडियम पे ये किस तरह से डिपेंड करता है। नेक्स्ट चीज देखेंगे कि हमारे पास परमिटिविटी या रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही Q1 चार्ज Q2 चार्ज और आपस में इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारे पास आ, और हमने इसका लास्ट फार्मूला लिखा तो हमारे पास क्या आएगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसलिए हमने कहा था कि K हमारे पास क्या है, डिपेंड ऑन मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम, डिपेंड ऑन मीडियम। और K की वैल्यू हमने क्या देखी कि K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। 4 पाई तो इसमें हमारे पास कांस्टेंट है, एप्सिलॉन हमारे पास क्या है, ये चीज देखनी है। एप्सिलॉन हमारे पास होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, बताते हैं सारी चीजें क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम।
और हम कहते हैं कि यहाँ से जब हम a की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 बाई r स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें फोर्स और एप्सिलॉन आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितनी परमिटिविटी ऑफ मीडियम इंक्रीज होगी उतनी फोर्स क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब इस चीज को समझने की जरूरत है, यानी कि यहाँ छोटा सा बना रहे हैं कि अगर तो हमारे पास जो परमिटिविटी है वो इंक्रीज होगी तो फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस लफ्ज पे गौर करें, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, लफ्ज किससे निकल, परमिट से निकल। ठीक है, एक सवाल ज़हन में आता है कि क्या ये वो परमिट है कि जो इन दोनों चार्जेस पे एक्ट कर रहा है कि ये दोनों चार्जेस आपस में क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्जेस हों। क्या ये जो इन दोनों के दरमियान की फोर्स है क्या उसको परमिट कर रहा है कि जाओ और इन दोनों चार्जेस को जाके अट्रैक्ट करवा दो? अगर तो ऐसा है तो फिर तो ये सारी कहानी गलत होगी कि जितनी परमिटिविटी ज्यादा होगी फोर्स कम, उस हिसाब से तो जितनी परमिटिविटी ज्यादा है उससे उतनी ही फोर्स भी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, जितनी परमिटिविटी ज्यादा होगी फोर्स कम होगी। तो ये क्या कहानी है, वो चीज चेक करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट लाइन है जिसका जिसको समझाएंगे, वो पहले देख लें कि हमारे पास है परमिटिविटी कौन सी है। इट permits its own field to decrease the force of interaction। ठीक है, यानी कि ये वो परमिटिविटी, अगर हमारे पास कोई भी चार्ज है, दो q1 चार्ज है, q2 चार्ज है, तो आपस में इनकी क्या है, कोई ना कोई फोर्स है। अगर ये दोनों एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी न किसी फोर्स से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये जो हमारे पास परमिटिविटी है डिपेंड्स ये मीडियम की परमिटिविटी है, ये दोनों के दरमियान की नहीं है, ये मीडियम की परमिटिविटी है। यानी कि मीडियम ये लफ्ज़ों पे गौर कर रहे हैं कि मीडियम अपनी फील्ड को कितना परमिट करता है कि जाओ और इन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स को कम कर दो। यानी कि अगर हम इन दोनों चार्जेस को वाटर में रख देते हैं, ठीक है, तो वाटर की भी अपनी एक फील्ड होगी जो क्या करेगी, इन दोनों के दरमियान चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है उसको क्या कर देगी, कम कर देगी, उसको क्या कर देगी, ड्रॉप कर देगी। जैसे कि अगर हम एयर में, अगर हमारे पास एयर में हमारे पास दो हाथ है और हमें ताली बचानी है तो एकदम से बचेगी, लेकिन अगर यही दो हाथ में पानी में जाके डाल दो और फिर मुझे कोई एक ताली बचाओ तो मुझे थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, एफर्ट करनी पड़ेगी। यानी क्या होगा कि मेरे दोनों हाथों के जो फोर्स है वो वाटर से पार्टिकल्स हैं, वाटर की फील्ड में क्या कर रही है, उसके दरमियान जो फोर्स है वो कम कर रही है। अब यहाँ पर भी कुछ इसी तरह होता है कि Q1 और Q2 के दरमियान जो फोर्स है, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो मीडियम है ये परमिट करता है अपनी फील्ड को कि जाओ और जाके इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स को डिक्रीज कर दो। अब जो मीडियम जितना ज्यादा परमिट करेगा अपनी फील्ड को उतनी ज्यादा इनके दरमियान वो फोर्स को कम कर सकेगा। ठीक है, अगर हम एयर में रखें, ये दोनों चार्जेस हैं हमारे पास, क्या है, हमने एयर में रख दिए, एयर में रखेंगे तो हमारे पास जो इसके दरमियान फील्ड है एयर की वो बहुत ज्यादा वीक होती है। ठीक है, वो इतनी ज्यादा फोर्स इन दोनों चार्जेस के दरमियान काम कर नहीं पाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन्हीं दोनों चार्जेस को वाटर में जाके रख दूं तो जो वाटर की फील्ड है, वाटर के पार्टिकल है, वो हमारे पास क्या करेंगे, इस फोर्स को एज कंपेयर टू एयर, वाटर के पार्टिकल ज्यादा इस फोर्स को कम करेंगे। ठीक है, इसकी इक्वेशन से देखते हैं तो ये इंशाल्लाह ज्यादा समझ आएगी। अब यहां पर हम देखें कि अगर तो ये दोनों चार्जेस है, Q1 और Q2 चार्जेस है, अगर ये दोनों एयर में पड़े हुए हैं तो हम यहां पर क्या करेंगे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनाएंगे, Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है, एप्सिलॉन नॉट
एप्सिलॉन नॉट का मतलब है कि ये दोनों चार्जेस हमारे पास क्या पड़े हैं, किसी वैक्यूम में पड़े हुए हैं। नॉट का मतलब कोई बीच में मटेरियल नहीं है। अगर वो दोनों चार्जेस वैक्यूम में पड़े हुए हैं तो फिर हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे, ठीक है। इस अगर वैक्यूम में दोनों चार्जेस पड़े तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू उन चार्जेस के लिए वैक्यूम में हमारे पास कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 into 10 to raise power minus 12। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे यूनिट हमारे पास कौन सा आएगा, तो यहाँ पर देखें कि अगर मैं एप्सिलॉन को इस तरफ ले जाऊं, ठीक है, और फोर्स को नीचे की तरफ ले आऊं तो हमारे पास क्या बनेगी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी हमारे पास क्या आ गई, यूनिट आ गई। अभी नेक्स्ट चीज है इसमें, अगर ये दोनों चार्जेस है वैक्यूम के अलावा, मतलब आप देखते हैं कि ये दोनों चार्जेस वैक्यूम में नहीं पड़े, किसी मीडियम में पड़े हुए हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, वो चीज देखने के लिए। और अगर हमारे पास एयर में पड़े हुए हैं तो हमारे पास जो एप्सिलॉन की वैल्यू होगी 8.85 into 10 to the minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होगी। लेकिन अगर किसी मीडियम में पड़े हुए हैं तो मीडियम के लिए हम क्या करेंगे, अगर वो ग्लास में पड़े हुए हैं तो उसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू और होगी, वाटर में पड़े हैं तो और होगी, अगर किसी और लिक्विड या ऑयल वगैरह में पड़े हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, और होगी। तो बजाय ये कि हम सब की अलग अलग वैल्यू निकालते हैं, वाटर की अलग निकालें, एयर की अलग निकालें, लिक्विड की अलग निकालें, तो सारी जो थिक ऑयल वगैरह की अलग निकालें, तो हम क्या करते हैं, एक रिलेटिव परमिटिविटी में हम इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी हमें क्या बताती है कि एप्सिलॉन नॉट r इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट m बाय एप्सिलॉन नॉट। रिलेटिव में हम क्या करते हैं कि हम उस मीडियम की वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं कि इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू से कंपेयर कर लेते हैं। अब एक चीज याद रखनी है कि हमारे पास जो सबसे ज्यादा फोर्स है, सबसे ज्यादा फोर्स एक्ट करेगी दोनों चार्जेस के दरमियान, वो वैक्यूम में करेगी। वो किसमें करेगी, वैक्यूम में करेगी। परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम will always greater than permittivity of vacuum। जितने भी मीडियम है वैक्यूम के अलावा वो अपनी फील्ड को ज्यादा परमिट करेंगे कि जाओ और दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है उसको डिक्रीज कर दो एज कंपेयर टू वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम में उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। अगर हम वैक्यूम के अलावा उसको किसी मीडियम में डाल दें तो क्या हो जाएगी, वो फोर्स कम हो जाएगी, क्योंकि परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसी तरह हमारे पास Fm जो फोर्स किसी भी मीडियम में अगर चार्जेस पड़े हुए हैं, ठीक है, वो ऑलवेज लेस देन होगी Fo से। Fo पर शो करेंगे जो वैक्यूम में फोर्स लगेगा, वैक्यूम में फोर्स सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद जितने मीडियम होंगे वो वैक्यूम से कम फोर्स वाले होंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास एक टर्म हमारे पास आती है कि अगर मुझे ये चार्जेस किसी मीडियम में पड़े हुए हैं तो मैं क्या लगाऊंगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m। मैंने क्या लगा दिया, m लगा दिया, नॉट नहीं लगाया, मतलब और नहीं लगाया, क्यों, वो वैक्यूम के लिए है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इक्वेशन निकालना चाह रहा हूँ कि अगर चार्जेस किसी मीडियम में पड़े हुए हैं तो मैं एप्सिलॉन m कर दूंगा, ठीक है। आगे वही q1 q2 बाय r स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर देखिए, क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि एप्सिलॉन m इज इक्वल टू एप्सिलॉन r और इनटू एप्सिलॉन नॉट, देख सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, एप्सिलॉन m की वैल्यू, एप्सिलॉन m की वैल्यू में क्या करूंगा, इसमें पुट कर दूंगा। तो f इज इक्वल टू, ये मीडियम के लिए है, मीडियम के लिए फोर्स है, तो Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर। सिंपल एप्सिलॉन m को मैंने लिख दिया एप्सिलॉन नॉट r और एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन r और एप्सिलॉन नॉट हमने लिख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ से ये जो एप्सिलॉन की वैल्यू है इसको बाहर से निकाल दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, 1/4 एप्सिलॉन r को मैंने वैल्यू निकाल लिया, बाकी टर्म एंड देन तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर। इसी फॉर्म को मैंने दूसरी फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ से थोड़ा सा पहले ट्रेस करते हैं इसको,
वैल्यू है, ये हमारे पास क्या थी, ये जो वैल्यू है, अगर दोनों चार्जेस किसी वैक्यूम में पड़े हुए हैं तो मैं इसको क्या नाम दे रहा हूं, FO का नाम दे देता हूं, ठीक है। तो FM इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन r, और इस पूरी 1/4 Q1 क्यूब बाय r स्क्वायर को मैं क्या नाम दे रहा हूं, FO का नाम दे देता हूं, ठीक है, FO का नाम। तो यहां से हमारे पास सिंपल बन जाएगी FM इज इक्वल टू FO ओवर एप्सिलॉन नॉट r, और यहां से अगर मैं रिलेटिव परमिटिविटी वैल्यू निकालूं तो एप्सिलॉन नॉट r इज इक्वल टू FO बाय FM। ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये हमारे पास परमिटिविटी के हिसाब से वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट r की रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, और ये हमारे पास फोर्सेस की टर्म में है रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हमारे पास, ठीक है। अब इसको हल्का सा थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, या एक एग्जांपल आपको देते हैं जिससे इसकी सही समझ आएगी कि हमारे पास जो वाटर की परमिटिविटी है, वाटर की परमिटिविटी वो वैक्यूम से 80 गुना ज्यादा होती है, 80 टाइम्स इंक्रीज होती है, 80 टाइम्स ज्यादा होती है, ठीक है। यानी वाटर 80 टाइम्स ज्यादा अपनी फील्ड को परमिट करता है वैक्यूम से कि जाओ और जाके दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन या रिपल्शन है, उसको कम कर दो, ठीक है। यानी जो वाटर की अगर रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट r फॉर वाटर, वो हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू 80, ठीक है। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि अगर मेरे पास वाटर की इतनी वैल्यू है तो मैं क्या करूंगा, एप्सिलॉन नॉट r इज इक्वल टू एप्सिलॉन w यहां पर लगा लेते हैं। अब हम परमिटिविटी ऑफ वाटर देखते हैं, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के लिए, ठीक है। और वाटर मैंने क्या कहा था कि 80 टाइम्स ज्यादा अपनी फील्ड को परमिट करता है कि जाओ दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उसको कम कर दो। तो इसकी जगह मैं क्या लगा लेता हूं, 80 इज इक्वल टू चलें w वाटर छोटा है और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब वाटर की परमिटिविटी मैंने ज्यादा छोड़ी तो यहाँ पे क्या निकलेगी, एप्सिलॉन w इज इक्वल टू 80 इनटू एप्सिलॉन नॉट। यानी कि यहाँ पर देखें कि अगर मुझे रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू मालूम हो जाए किसी तरीके से तो मैं क्या कर सकता हूँ, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट में वैल्यू पुट करूंगा 8.85 into 10 to the minus 12, उसको 80 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास परमिटिविटी ऑफ वाटर निकल आएगी। अब लास्ट में परमिटिविटी ऑफ ग्लास देख लेते हैं, फॉर ग्लास, ग्लास की हमारे पास परमिटिविटी वैल्यू होती है वो 7 होती है, मतलब कि वैक्यूम से 7 टाइम्स ज्यादा ग्लास अपनी फील्ड को परमिट करता है कि जाओ जाके दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स को कम कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसकी वैल्यू पे क्या लिखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट r इज इक्वल टू एप्सिलॉन g लिखेंगे फॉर ग्लास, g फॉर ग्लास, ठीक है। और यहाँ पर मुझे एप्सिलॉन नॉट r की वैल्यू मुझे 740, यहाँ पर वही ग्लास पे g, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, और अगर ग्लास की परमिटिविटी मुझे निकालनी है तो क्या करूंगा, 7 इनटू एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर 7 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू से 8.85 into 10 to the minus 12 तो मेरे पास ग्लास की परमिटिविटी निकल आएगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर हमें पता हो कि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू क्या है किसी भी मीडियम की, तो हम क्या कर सकते हैं, उस मीडियम की परमिटिविटी निकाल सकते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट को हमने क्या किया, एक रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर ये लेक्चर खत्म होता है, इसको थोड़ा सा ओवरव्यू समराइज करते हैं, तकरीबन मैंने कोशिश करेंगे 1 मिनट में इसको सारा समराइज करें। मैंने बात की थी कि जो हमारे पास है एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम, वर्ड याद है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये मीडियम की परमिटिविटी है कि वो अपनी फील्ड को परमिट करे दोनों चार्जेस में फोर्स को कम कर दो, ठीक है। वो परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और सबसे कम जो परमिटिविटी होती है वो हमारे पास वैक्यूम की होती है कि वो अपनी फील्ड को कम परमिट करता है कि दोनों के दरमियान फोर्स को कम कर दो, ठीक है। बाकी जितने भी मीडियम है उन सब की परमिटिविटी वैक्यूम से क्या होती है, ज्यादा होती है, और फोर्स इन मीडियम हमारे पास क्या होगी, कम होगी। जो हमारे पास वैक्यूम में अगर दो चार्जेस पड़े हैं तो वो फोर्स ज्यादा होगी, ठीक है। यानी वैक्यूम में परमिटिविटी मिनिमम और फोर्स ऑफ फ्रैक्शन रिपल्शन
मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो हो सके ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसमें कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझे